नमस्कार, राजचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू का विवादों से पुराना रिश्ता है। उन्होंने कई मौकों पर विवादों को जन्म देने वाले बयान दिए हैं, चाहे 90% भारतीयों को मूर्ख करार देने वाला बयान हो या फिर अंधा आंदोलन पर सवाल खड़ा करने को लेकर के बात। लेकिन हर विषय पर वो अपनी बेबाक राय रखते आए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने इस बार जज पर ही सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने दावा किया है कि यूपीए सरकार ने अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार में शामिल जज को प्रमोशन दिया। काटजू ने यह भी आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए ऐसा किया। काटजू के इस खुलासे के बाद संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। मार्कंडेय काटजू का सनसनीखेज खुलासा, मद्रास हाईकोर्ट के जज पर उठाए सवाल। सरकार बचाने के लिए हुआ जज का प्रमोशन। काटजू के दावों पर संसद में हुआ हंगामा। कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू के यूपीए सरकार पर सनसनीखेज खुलासे ने सभी को सख्ते में ला दिया है। काटजू का दावा है कि यूपीए सरकार को बचाने के लिए पूरी तरह भ्रष्टाचार में शामिल मद्रास हाईकोर्ट के जज को प्रमोशन दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में भ्रष्टाचारी जज को इसलिए प्रमोशन दिया गया क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज रहते हुए तमिलनाडु के एक बड़े नेता को जमानत दी थी। काटजू का दावा है कि यूपीए सरकार ने ऐसा तमिलनाडु की एक प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी के दबाव में किया था, जिस पार्टी का सपोर्ट यूपीए सरकार के लिए जरूरी था। His term was extended. अपॉइंट तो पहले हो गए थे एज एडिशनल जज, उनका टर्म एक्सटेंड हुआ क्योंकि मैं जब गया एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट तो वहां वो जज साहब एडिशनल जज थे, परमानेंट जज नहीं थे। और एडिशनल जज को 2 साल का अपॉइंटमेंट मिलता है और उसके बाद कंफर्म भी हो सकते हैं, न कंफर्म भी हो सकते हैं। तो मुझे बहुत इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोर भ्रष्टाचार। तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहौटी से जाके कहा कि साहब ये मुझे खबरें आ रही हैं, आप सीक्रेट आईबी इंक्वायरी करा लीजिए। उन्होंने कराई और पता लगा कि जो मैंने बात कही थी सही निकली। मार्कंडेय काटजू ने दावा किया कि जज का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन उसे यूपीए सरकार के दबाव के चलते एक्सटेंशन दिया गया। मार्कंडेय काटजू के इस दावे के बाद कांग्रेस और डीएमके पर सफाई देने का दबाव बढ़ गया, लेकिन दोनों पार्टियों ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही एआईएडीएमके के सदस्यों ने प्रश्नकाल निलंबित करने और जजों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दे पर चर्चा किए जाने की मांग की। सभापति हामिद अंसारी ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन एआईएडीएमके के सदस्य अपनी बात पर जोर देने लगे। कांग्रेस ने काटजू से सवाल किया कि आखिर वे इतने समय तक खामोश क्यों रहे, तो वहीं एसपी और बीएसपी ने इसे गंभीर मसला बताते हुए आरोपों की जांच की मांग की। मार्कंडेय जी जिस तरीके के बयानात देते रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो न्यूज में बने रहना चाहते हैं। ऐसी कोई बात थी तो उस वक्त कहना चाहिए था। आज इस बात के कहने का कोई मतलब नहीं है और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि वो मौजूदा सरकार के नजदीक आना चाहते हैं। जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए और यदि उनके आरोपों में सच्चाई है तो मैं समझती हूँ कि फिर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह अखबार में स्टोरी आई वो तो गंभीर है, लेकिन जब तक हम पूरे तथ्यों से परिचित न हो जाए तब तक कमेंट करना हमारा भी बहुत अच्छा नहीं। जिस तरह से जज को लेकर पिछली यूपीए सरकार पर मार्कंडेय काटजू ने सवाल उठाए हैं, ये कोई छोटा नहीं बल्कि न्यायपालिका से जुड़ा मुद्दा है। अब काटजू ने जो दावे किए हैं उस पर बड़ी बहस तो होनी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो सियासी गलियारों के अंदर बहुत ज्यादा खलबली मच गई है इस बयान के साथ में। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आप काम करा देते हैं उनके साथ में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट शक्ति शरण शाह भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा
डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भी हमारे साथ इस चर्चा का विषय में जुड़ेंगे। इसके अलावा जस्टिस पीसी अग्रवाल, पूर्व जज, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रहे हैं, आपका स्वागत है सर। और पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं जरा कि मार्कंडेय काटजू के इस खुलासे पर कांग्रेस के साथ दूसरे लोगों का रिएक्शन आखिर है क्या, फिर बात करते हैं। मुझे लगता है उसी समय अगर काटजू साहब इस मुद्दे को छिड़ते बाहर लाते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता है। इस समय इतने साल बाद उस बात को निकालना, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। He was a responsible judge. I don't know why he has come after raking up this issue after 10 years. It was left, he was with the judiciary at that time. It was not to be confirmed, either the Supreme Court or the High Court should have taken a view on that. There cannot be any interference. That means to say that that is a very bad reflection, saying that Supreme Court or the High Court is amenable for any influence by any other. So that will very badly reflect the judiciary. I think it's a matter like this. I don't want to comment. इस वक्त जुडिशरी में हाई लेवल करप्शन चल रहा है। कई बार हम लोग केसेस आर्ग्यू करते हैं और बाहर आते हैं तब पता चलता है कि वो केस तो पहले से ही फिक्स था। और कष्ट की बात यह है कि जब इस करप्शन का जज के ऊपर कोई आंच नहीं आती, जज को कोई ब्लेम नहीं करता, ब्लेम किए जाते हैं वो ईमानदार लॉयर जो अपना केस ईमानदारी से लड़ते हैं। आज की लीगल प्रोसीडिंग्स काफी हद तक इस तरह से हो गई हैं जैसे कि आप जो है एक फिक्स क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी हैं कांग्रेस की ओर से, उनसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पंकज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है शुरुआत में, चूंकि आप लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं और यूपीए सरकार की बात बार बार निकलते आ रही है, क्यों आप लोगों को कोई मतलब नहीं है? आखिर क्यों ये माना जाए कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको मतलब नहीं है, एनडीए सरकार से वो क्लोजनेस आना चाहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए सिद्धार्थ जी, चीज़ें बहुत साफ हैं कि यदि कोई मामला जो लगभग 10 साल पुराना हो जी, उस मामले पर जस्टिस काटजू जो आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हों, यदि वो 10 साल बाद किसी मामले को सामने लेकर आते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वो एक लीगल प्रोसेस में, एक प्रोसीजर में टर्म होता है मोटिव जी। तो काटजू साहब का मोटिव क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। और मोटिव सिर्फ ये दिखता है कि अभी उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हाँ। और उनके परिवार का कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है। कैलाशनाथ काटजू के परिवार थे जो मध्य प्रदेश के मुख्य नेहरू काटजू साहब आते हैं, तो इसलिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि काटजू साहब ने उस समय पाई है तो सिद्धार्थ जी इस बात की भी जांच होना चाहिए कि काटजू साहब ने बताइए पंकज जी, छुपाई। पंकज जी जरा एक बात बताइए, एक मिनट काटजू साहब के खिलाफ किया जा सकता है। आप एक बात बताइए, आपने मोटिव की बात की, एक मिनट सुनिए, जरा सुनिए पंकज जी, जरा सुनिए। नहीं एक मिनट सुनिए, आपने नहीं, आप एक बात सुनिए, आपने, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, आपने एक बात उठाई, चूंकि जवाब दे दीजिएगा मुझे इस पे। आपने ये कहा कि इतने साल बाद बात उठाने का औचित्य नहीं रहता। मान लीजिए इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अगर उसमें से कोई सच निकल करके अभी कहने लगे तो क्या आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे? क्या उस बात का भी फिर महत्व नहीं रहेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, सवाल इस चीज का नहीं कि कोई उसके ऊपर प्रश्न उठाता नहीं उठाता। मेरा बहुत साफ निवेदन यह है कि जस्टिस काटजू ने पूरी इंडियन जुडिशरी को कटघरे में खड़ा किया है जी। जस्टिस काटजू ने देश चीफ जस्टिस चाहे लाहौटी साहब हो, सबरवाल साहब और केजी बालकृष्ण ने तीनों के नाम साफ तौर पर लिए हैं। और एक चीज और, हमारे साथ जस्टिस अग्रवाल मौजूद है। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूं, उस नाते जो मेरी जानकारी है, हो सकता है वो कम या ज्यादा हो, पर मेरी जानकारी है कि यदि हाईकोर्ट में किसी को जज बनाना है तो उसके लिए कॉलेजियम होता है जिसमें 3 सीनियर लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और यदि सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला है तो वहां 5 वरिष्ठ न्यायाधीश बैठकर तय करते हैं, वो अपनी अनुशंसा सरकार को भेजते हैं। और अभी हमारे सामने एक बहुत ताजा उदाहरण है जिसमें गोपाल सुब्रमण्यम की बात हो या यूआर ललित साहब की बात हो, तौर पर है कि जजों के द्वारा सरकार को अनुशंसा दी जाती है। तो मेरा बहुत साफ निवेदन यह है कि यदि कहीं कुछ गड़बड़ रही भी होगी तो उससे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आप बात करते हैं सहयोगियों की, तो हमने ए राजा की बात हो, करीमोजी की बात हो, सुरेश की बात हो, आपको लग रहा है कि सर लौट रहा हूं आपके पास में, तो आपको क्या लगता है कि जस्टिस काटजू के बोलने से देश से स्वीकार कर लेगा कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार बचाने का ऐसा किया? हाँ ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कृष्णवीर चौधरी साहब,
ये साफ तौर पर कहना है कि एनडीए से नजदीकियां बढ़ाने के लिए बयान दिया गया। कितना आप इस तर्क से आप तर्कसंगत इस बात को मानते हैं? पंकज जी, क्या कांग्रेस ने संस्थाओं को छोड़ा था अपने सरकार के टाइम में? सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली बात यह है कि कांग्रेस ने तो सारी संस्थाओं को खुद ही सत्ता का केंद्र खुद अपने हाथ में ले लिया। तो एक जज का सवाल अगर आज काटजू साहब ने उठा दिया है देश के सामने, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये भी पता होगा, वीरप्पा मोइली कानून मंत्री थे और 2G स्कैम में जब मामला नहीं सुलझ पा रहा था तो उनको मंत्रालय से बाहर कर दिया गया। ये तो आप भूल जाइए कि 10 साल बाद उठा या 8 साल बाद उठा। ये भी हकीकत है कि उनकी 8 ACR मद्रास में जब पहले थे वो एज डिस्ट्रिक्ट जज काम किया, तो अलग अलग 8 जस्टिस के द्वारा 8 ACR एंटी उनके खिलाफ लिखी गई थी। अगर पॉलिटिकल इतना दबाव नहीं होता और नवंबर 2004 में जिस तरीके से उनको जज नियुक्त किया गया, और इससे ज्यादा क्या और कौन सी बात करें। और ये बात तो सभी जानते हैं, आप भी मानते हैं, और आपको पता है कि IB की जांच करवाई थी चीफ जस्टिस जो थे, और उसमें रिपोर्ट में ये माना कि हाँ हकीकत है कि उनके खिलाफ आरोप थे। सवाल ये है कि अगर ये सब हो रहा था तो ये क्यों आपत्ति है कि आज 10 साल बाद क्यों उठ रही है ये बात? क्या आप काटजू साहब को इस लायक नहीं मानते कि वो चीजों को, अगर कोई चीज हुई है, गलतियां हुई है, तो देश के सामने रखने का उन्होंने अपराध कर दिया। आपके साथ तो सच्चाई, आप तो उसको सच्चाई का तो सच्चाई है पूरा। चलिए एक इस पे भी आगे हम बात करेंगे, पर शक्ति सिंह साहब, ये जरा मैं चीज यहाँ जानना चाहूंगा। एक बड़ी चीज होती है कि एक अपराध करना और अपराध को छुपाना भी अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं एक अपराध है। इस पूरी स्थिति को समझा कैसे जाए? इतने समय तक अगर नहीं बोला, चुप्पी रखी थी, उनका बयान भी उन्होंने कहा कि समय मायने नहीं रखता, इसके बजाय ये जांच होनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं या जो वो करा है वो सच है या नहीं। इस तर्क को किस तरह से माना जाए? क्योंकि 10 साल तक कुछ भी नहीं कहा, क्या इंतजार किया जा रहा था कि एनडीए की सरकार आए? चलिए, मैं इसको इस तरह से देखना चाहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। अगर वो जिस बात का आरोप लगा रहे हैं और उसकी जांच होती है और उसमें सच्चाई पाई जाती है, तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस समय जो सरकार है उससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो इस जांच को कराएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ है सिद्धार्थ, जानते हो आप? जो हम लोगों के अंदर एक जो शुतुरमुर्ग वाली जो कॉन्सेप्ट है कि जो गर्दन अंदर अपने डालकर और ये तमाम चीज़ों की कल्पना और परिकल्पना करते हैं। जैसे डिफेंस और जुडिशरी को हम बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी दिए हुए हैं। आखिर क्यों? वो भी देश के ही अंग हैं, वो भी देश के प्रशासनिक अंग हैं। उनके अंदर भी अगर भ्रष्टाचार है तो उसको हमें स्वीकारना चाहिए। और ये स्वीकारने में नहीं, ये वास्तव में बहादुरी की उन्होंने कि क्या उन्होंने अपनी मर्यादा लांघ दी? नहीं, बहादुरी भी नहीं की है और मर्यादा भी नहीं लांघी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपको किसी बात का इल्म था या किसी गड़बड़ी की इल्म थी और आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आप उस समय इस चीज को रख सकते थे तो ज्यादा प्रासंगिक होता बनस्पत कि आज जब आप इस बात को उठा रहे हैं। टाइमिंग पर सवाल है ना सर? तो टाइमिंग पर सवाल है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरी जो जुडिशरी के अंदर जो भी झालमेल है उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए कि उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, उसको ढका और छिपा कर रखा नहीं जाना चाहिए। मेरा ये कहना। अग्रवाल जी, आपसे बेहतर कौन जुडिशरी को समझ सकता है? हम जितने लोग बैठे हैं हम तो इतने नहीं समझते, पर आप तो चूंकि वहां उस पद पर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो काटजू साहब कह रहे हैं वो क्या वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ऐसा कुछ होता है या हो सकता है? ये तो कहा नहीं जा सकता। ये बात सही है कि सार्वजनिक विषय जितने भी हैं उन पर चर्चा होना आवश्यक रहता है, उन पर विवेचन होना भी आवश्यक रहता है। उसमें सिर्फ इस वजह से कि वो पुराने हो गए हैं, इस वजह से हम उन पर चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनसे भी हमें कुछ सबक मिलेगा। आगे हमें कैसे करना है, किस तरह से हमें आगे चलना है, ये करना पड़ेगा। तो ये जो है, यानी उसका अर्थ ये है कि अगर ऐसा हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था, ये तो सभी मानेंगे। और आगे ऐसा ना हो इसके लिए हमें रास्ते निकालने होंगे। तो उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसकी प्रक्रिया क्या हो, क्या किस तरीके से किया जाए। कहा वो आपको उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप बतौर अपने अनुभव से, अगर कोई इतना बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठता है और अगर अब वो 10 साल बाद ये बात कह रहा है, तो क्या मंशा पे सवाल खड़े होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रश्न ये है कि काटजू साहब ने बहुत रेस्पेक्टेबल हैं वो, लेकिन विवाद तो वो उठाते रहते हैं।
और उनमें ये कुछ मानना कि वो किसी विशेष पर्पज से कहे गए हैं या उनका कोई मोटिव है, ये समझना भी मुश्किल ही है। क्योंकि हम लोग जैसे अपीयर हुआ करते थे उनके कोर्ट में, तो वो हमेशा जूनियर वकीलों के 10 साल तो तुम्हें ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले। अरे भाई 10 साल अगर प्रैक्टिस ट्रायल में कोर्ट में करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में कब आएगा? मतलब इस तरह की मतलब कुछ बातें वो व्यर्थ की भी बोलते हैं जी। ऐसा नहीं है कि सब बातें, लेकिन ये बात व्यर्थ नहीं है जी। ये बात ऐसी है जो प्रासंगिक है और इस पर विचार होना आवश्यक है और इसका रास्ता निकालना भी आवश्यक है कि ऐसा ना हो, ऐसा जो इससे हम बच सकें, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और जनता का बड़ा भारी विश्वास रहता है जुडिशरी के ऊपर। ठीक है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है, जुडिशरी पर ब्लेम लगाना बहुत इजी होता है। जिसका भी केस क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या? जैसा काटजू साहब तो स्पष्ट पूरा उन्होंने प्रोसीजर बता दिया कि कैसे मैनिपुलेशन होता है, ये पूरे उनके ब्लॉग पर ये बिल्कुल विस्तृत जानकारी उन्होंने दी है कि कैसे आप एक राजनेता के तहत मैनिपुलेशन कर दिया जा सकता है और बड़े बड़े निर्णय भी फिर बदल जाते होंगे। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ये हो सकता है, ऐसा हुआ हो, ऐसा संभव है। लेकिन 3 मुख्य न्यायाधीशों ने यानी 3 चीफ जस्टिस ने उसको माना है, इससे तो हमें यही लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है। पंकज जी जरा एक बात बताइए, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, मुझे लगता है आपको पता होगा ये आरोप। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है अपने ब्लॉग पे कि मनमोहन सिंह एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क यूएन असेंबली की मीटिंग में जा रहे थे, उनसे तमिलनाडु पार्टी के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी यूपीए से हाथ खींच लेगी और जब आप लौटिएगा तो सरकार गिरी हुई मिलेगी आपको। तो घबरा गए मनमोहन सिंह ये सुनकर, और उस वक्त कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजों को संभाल लेंगे। फिर उसके बाद वो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका नाम वो नहीं लेते हैं, ये भी अपने आप में एक संशय का विषय है, जबकि सारे जस्टिस सबका नाम वो ले रहे हैं, पार्टी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, हालांकि सब जानते हो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। पर क्या ये स्थिति खड़ी हो गई थी क्या कि इस तरह से कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो नेता जस्टिस लाहौटी के पास जाते हैं और फिर एडिशनल जज को हटाया गया तो संकट पैदा हो जाएगा, ये बात कही जाती है, ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जो भी बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है। अश्विनी कुमार जी इस देश में कानून मंत्री थे और उन्होंने सीबीआई को जो रिपोर्ट जानी थी, सीबीआई की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जानी थी उसको सिर्फ पढ़ा था, मतलब उसमें फेरबदल की बात भी नहीं करी थी। और जब उसके ऊपर लोगों ने आपत्ति उठाई तो कांग्रेस पार्टी ने 0 टॉलरेंस की बात करते हुए कि यदि उसमें भ्रष्टाचार की खुशबू भी गंध भी आती है तो अश्विनी कुमार जी को उनके पद से हटा दिया गया था। तो हमारे ये स्टैंडर्ड्स है मोरलिटी और ऑनेस्टी के। काटजू साहब ने जो आदरणीय अग्रवाल साहब ने कहा कि वो व्यर्थ की बात ज्यादा करते, तो मुझे लगता है कि ये अर्थ की बात नहीं, इसमें कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ की बात है। और क्या जांच होना चाहिए, टर्म है क्या जांच होना चाहिए, क्या जस्टिस डिनाइड, कि आप यदि कोई न्याय किसी को देर से मिलता है तो न्याय न मिलने के बराबर है। तो आप सिद्धार्थ जी मेरी बात सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी मेरा उत्तर सुन ले। मेरा बहुत साफ तौर पर बोलना यह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं थी, ना पीएम को कोई पैनिक था, ना कोई पर जांच होनी चाहिए क्रैश टेंडर बनकर या फायर टेंडर बनकर था जिसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं सारी चीजों को मैनेज कर लूंगा। और मुझे मेरा एक सवाल सिद्धार्थ जी, मेरा जांच होनी चाहिए कि नहीं, बताइए ना, कि जो आदरणीय काटजू साहब बात कर रहे हैं, हम उसको क्यों जज का तथ्य सच मानने को तैयार हैं बिना उसकी? नहीं करिए ना जांच, सरकार तो मतलब जांच के लिए आप लोग तैयार है ना? कांग्रेस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूरी मेजॉरिटी की सरकार है, और इस सरकार को और इस संसद को देखिए सरकार के हाथ में है। और कांग्रेस पार्टी यदि कोई जांच की बात करता है तो कौन पीछे हट रहा है? लेकिन सवाल सिद्धार्थ जी फिर वही है कि आज 8 साल या 10 साल बाद कोई व्यक्ति जो एक सम्मानित पद पर है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर है, वो किस उद्देश्य से ये बात करता है? देश के 3 सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस रहे, उनको कटघरे में खड़े करने की बात करता है। तो ये छोटी बात नहीं है जी।
सवाल इस बात का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार जुडिशरी के दम पर नहीं चलती है और कांग्रेस पार्टी का देश के संविधान में, विधि व्यवस्था में विश्वास है और हम न्याय प्रक्रिया का, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। पर काटजू साहब ने निश्चित तौर पर आज जो बात करी है वो व्यर्थ की बात है और 100% जो उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग, मोडस ऑपरेंडी है, आपको जवाब दे रहे हैं, प्रचार प्रसार के भूखे, कभी किसी को गरीब कहते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि इसमें कोई गंभीरता नहीं है। पंकज जी, आपने अभी अश्वनी कुमार जी की बात कही, क्या आप इस बात को भी इनकार करते हैं कि अश्वनी कुमार जी ने फाइलों में जो भाषा थी उसको एडिट कराया? एक जॉइंट सेक्रेटरी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कानून मंत्री उस समय जो थे उनका इन्वॉल्वमेंट है। आज आप देश को ये सफाई दे रहे हैं कि फाइलों में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि सीबीआई पे दबाव डाल के उसको चेंज कराया गया। और आज आपका ये कहना कि कोई दबाव नहीं था, अगर दबाव नहीं था तो ऐसे आरोपित व्यक्ति को जज बनाने की बात, चलिए आप नहीं मान रहे हैं। सवाल यह है कि यूपीए के ऊपर तो चारों तरफ दबाव ही दबाव था और उस दबाव को झेलते रहे मनमोहन सिंह जी 10 साल तक। इस बात को तो स्वीकार करिए। मजबूरी में सरकार चलाने के लिए भ्रष्टाचार करवाया, आंख बंद करके बैठे रहे, तो एक बात नहीं है, 1000 बात है भ्रष्टाचार। गोपाल सुब्रमण्यम वाले मामले के अंदर ये स्थिति खड़ी आप लोगों ने कर दी कि उनको कहना पड़ा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, दोस्त चाहिए। कृष्णवीर जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो आपको ये भी तो देखना होगा ना कि आप किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप किस तरीके से कार्रवाई करते रहे हैं। अब नहीं मिलेगा, अब जवाब नहीं सूझेगा क्या? जी कृष्णवीर जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि अगर आप ये बातें उठा रहे हैं तो फिर आपको भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं, जवाब कैसे जुडिशरी हैंडल कर रहे हैं? जवाबदेही जो है जुडिशरी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्य करना पड़ेगा और जुडिशरी के ऊपर पूरे देश की जनता का यही विश्वास है कि वह न्याय होगा। पर आपके पास क्या आधार बचता है जब आप ये कहते हैं? लेकिन वहां आप किस मॉरल ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, बताइए। ये भी तो देखिए कि उनके किस तरीके से अब तक कार्यशैली रही है और क्या गलती रही है कि उनको विड्रॉ करना पड़ा। कोई तो बात, उस बात को आप मानिए। नहीं, जस्टिस आर एम लोढ़ा ने इस घटनाक्रम से वो क्षुब्ध हो गए। उन्होंने इस बात को बिल्कुल कहा कि भाई आप केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने की बात उन्होंने कह दी कि नहीं रखा जा रहा है। यहां पर आपको लग रहा है इतने बड़े पद का व्यक्ति अगर आपके लिए, सरकार के लिए ये बात कह रहा है तो ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं, आप कांग्रेस को फिर कोस रहे हैं। नहीं, तो आपके पास क्या मॉरल ग्राउंड है? सरकार निष्पक्षता के साथ जो चाहती है कि न्यायपालिका कार्य करे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर कहीं पक्षपात रहा है पहले और रिश्तों की वजह से रहा है तो उसमें आपत्ति अगर कहीं है तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो डिबेट को जरा ओपन करते हैं। हमारे साथ में शक्ति शरण साहब भी हैं। शक्ति जी, कैसे इस चीज को देखा जाए, क्योंकि ये बड़ी अजीब स्थिति कि जो आप बीजेपी अगर ये बात कह रही है तो सवाल बीजेपी भी उल्टा आ रहा है कि आप चीजों को किस तरह से चला रहे हैं। उसका उदाहरण हमारे पास ये गोपाल सुब्रमण्यम वाले मामले में सामने दिख रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से कि पूरी समस्या की जड़ में क्या है जी, कि जो जुडिशरी जिसको बताया जाता है कि वो निष्पक्ष है, लेकिन उसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं जी वो पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल लोगों के हाथों में है। हमारे पास जो प्रक्रिया है न्यायाधीशों के नियुक्ति का, उसमें काफी हद तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, सरकारों का इंटरफेरेंस है। जब सरकारों का इंटरफेरेंस होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस होगा, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बायसनेस आएगी। तो जो हमारा जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है वो, उसको हमको सशक्त करने की जरूरत है। जो प्रक्रिया है उसको सशक्त करने की जरूरत है। जो जुडिशियल जो एग्जामिनेशन से जो लोग जो उत्तीर्ण होकर आते हैं लोअर कोर्ट्स में, लोग उनको प्रमोट किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सरकारें और राजनीतिक दल लोगों को, चुनिंदा लोगों को जो अच्छे वकील होते हैं उनको नियुक्त भी करती हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सुधारने की जरूरत है, तभी जाकर कहीं अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। अगर नहीं किया जाएगा तो ठीक है, कहने के लिए हमारे यहाँ देश में जुडिशरी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। जुडिशरी जो है वो पाक साफ होती है, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। लेकिन उसके बाद उसके अंदर तमाम करप्शन के किस्से हैं, तमाम करप्शन के चार्जेस लगते हैं, लेकिन हम लोग उनको इम्यूनिटी दे देते हैं क्योंकि वो जुडिशरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पंकज जी, मेरा सवाल आपसे है, जरा एक बात बताइए कि ये बात इसके अंदर कही गई है कि आईबी ने इंक्वायरी की थी जस्टिस काटजू के कहने पर कि आखिर वो अपॉइंटमेंट, जिन साहब का नाम नहीं लिया उन्होंने, कि उनका अपॉइंटमेंट आईबी से पता करके किया गया कि कैसे क्या कुछ रहा। आईबी को संदेहास्पद लगा। उसके बाद में उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर ये बात लिखी है, उन्होंने लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, कि जस्टिस लाहौटी से उन्होंने फोन पर बात करने की कोशिश की। उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस लाहौटी देन केम ऑन लाइन एंड सेड
what I had complained about then had been found true. सर समझ रहे हैं इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये बात खुद अगर जस्टिस लाहौटी मान रहे हैं तो ये बात तो साफ हो रही है कि सरकार की संलिप्तता थी इसके अंदर उस वक्त की। या तो आप सही बोल रहे हैं, लाहौटी जी सही बोल रहे थे। देखिए सिद्धार्थ जी, एक बात बहुत बड़ी विनम्रतापूर्वक स्पष्ट, देखिए सिद्धार्थ भाई एक बात बहुत साफ करूं बड़ी विनम्रतापूर्वक जी, कि कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर कहीं कोई दबाव नहीं होता जी। लाहौटी साहब ने बड़ी स्वतंत्रतापूर्वक देश के चीफ जस्टिस का काम किया, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। और मैं फिर वही सवाल उठा रहा हूं कि न जाने क्यों काटजू साहब ने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से देश के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया, उसको अपने आप पर वो आईबी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं ना सर। पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष और निष्कलंक है और हमारा इस मामले से कोई जी। चलिए छोटा सा ब्रेक सर यहाँ पे ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मैं आईबी के पूरे रोल की बात इसमें कहूंगा, चूंकि आईबी की बात यहाँ पर कही गई है। हो सकता है सरकारें बदले, तमाम चीजें बदले, पर आईबी की रिपोर्ट्स अगर हैं तो क्या उन्हें नहीं खंगाला जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान शक्ति शरण साहब, जस्टिस पीसी अग्रवाल, कृष्णवीर चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी से, और पंकज चतुर्वेदी जी कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं कि मार्कंडेय काटजू और विवादों का जो है वो बहुत करीबी रिश्ता रहा है। आए दिन किसी न किसी तरह से उनके ऊपर सवाल उठते रहे और बयान उनके आते रहे। विरोधी इसी को लेकर उन्हें निशाने पर भी ले लेते हैं, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में रहना काटजू जी को आता भी है, ये भी तय है। सर्वोच्च न्यायालय से अब तक सैकड़ों जज रिटायर हो चुके हैं और उनमें से कुछ प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन आपने शायद उनका नाम भी ना सुना हो। लेकिन देश में रहते हुए भी अगर आपने जस्टिस काटजू का नाम नहीं सुना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्टिस काटजू आज एक ऐसा नाम बन चुका है जिनके पास हर मुद्दे पर बोलने को बहुत कुछ है। कभी उनके बयानों से कोई सहमत हो सकता है तो कभी वो आपको नाराज भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर उनके बयानों से आप अछूते नहीं रह सकते। वैसे जस्टिस काटजू खुद भी इस बात को जानते हैं कि लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं और उनके बारे में अलग अलग राय रखते हैं। जस्टिस मार्कंडेय काटजू के व्यवहार में ऐसे विरोधाभास आपको कई बार नजर आते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में जब सारा देश अन्ना हजारे की अगुवाई में सड़कों पर उतर आता है तो जस्टिस काटजू इसे सिरे से नकारते नजर आते हैं। वो मानते हैं कि अन्ना अरविंद जैसे लोग सिर्फ मीडिया के बनाए हुए लोग हैं और इनकी कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। आप सड़कों पर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों का शोर मचा लीजिए, लेकिन इससे भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू एक तरफ सचिन तेंदुलकर के 100वें शतक और देव आनंद की मौत को टीवी पर ज्यादा समय दिखाए जाने का पुरजोर विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ सनी लियोनी के समर्थन में उतरते हुए भी नजर आते हैं। जब दिल्ली में हुए गैंगरेप पे देश के युवा सड़कों पर लाठियां खाते रहे तो काटजू ये कहते हुए नजर आते रहे कि इनके लिए बलात्कार ही देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जबकि हकीकत कुछ और है। काटजू देश में चल रही लगभग हर बहस में शामिल है और कई बहस तो खुद उनसे ही शुरू होती है। उनके बयान अक्सर कोई न कोई विवाद खड़ा कर ही देते हैं। इस पूरे मामले में वो अपनी सफाई भी देते हैं। मैं विवादों से दूर रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि मैं देश को गिरते हुए देखकर भी शांत नहीं रह सकता। भले ही बाकी लोग गूंगे और बहरे हों, लेकिन मैं नहीं हूं, इसलिए मैं तो बोलूंगा। काटजू ने नरेंद्र मोदी को लेकर भी निशाना साधा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजरात में हुए विकास को दिखावा करार दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर शिवसेना के दिवंगत नेता बाल ठाकरे या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, काटजू के निशाने पर हर कोई रहा है। जब से काटजू भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तब से शायद ही कोई ऐसा महीना बीता हो जब उनका नाम सुर्खियों में न आया हो। यानी हम कह सकते हैं कि काटजू का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो ये तो बिल्कुल पिछड़ा
कानून है। चौधरी साहब, एक सवाल मेरा आपसे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि बीजेपी बड़ा इंटरेस्टेड इसके अंदर है और ये चाह रही कि चलिए यूपीए सरकार के टाइम की बात है, तो एक बात जरा बताइए कि काटजू साहब तमाम बातें कह रहे हैं पर पार्टी का नाम नहीं ले रहे, तमाम चीफ जस्टिस का नाम ले रहे हैं पर उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, व्यक्ति विशेष का जो भ्रष्टाचार खुद कर रहा है। इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता सेटिंग के अंदर पूरे इन्वॉल्व थे पर उस नेता का भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये तो संदेह खड़ा करेगा ही ना कि वो आप लोगों से निकट आना चाह रहे हैं। स्पष्ट बोल देना चाहिए, अब इतना सत्य आप बोल रहे हैं तो पूरा ही सत्य बोल दीजिए। किसने रोका है? कमी प्रशांत भूषण ने पूरी कर दिया है उसमें। नहीं, हम तो काटजू जी की बात कर रहे हैं, प्रशांत भूषण जी की बात अलग विषय। काटजू जी ने जो कहा है वो तमाम चीजें बिल्कुल इशारों में करी है, और अगर इसकी जांच की मांग हो रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? जांच होने में क्या आपत्ति है? हमारा सवाल सिर्फ ये है कि अगर उस बात की जांच हो रही है और होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? पर इतने फिल इन द ब्लैंक्स क्यों छोड़ दिए उन्होंने? मेन बात तो छोड़ दी उन्होंने। जब आईबी की रिपोर्ट भी बता दी, चीफ जस्टिस लाहौटी का नाम भी बता दिया, सब बताया, तो वो सारी जांच में तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आईबी की रिपोर्ट जो होगी वो रिकॉर्ड पे होगी, पंकज जी उसको कुछ कर नहीं सकते। पंकज जी, क्या आपको नहीं लगता में कोई आपत्ति नहीं है? स्पष्टता अगर काटजू जी के अंदर थी तो वो फिर सबका नाम ही ले लेते, स्पष्ट हो जाएगी, कांग्रेस के नेता का नाम ले ही लेते दबाव था अगर थे तो इन्वॉल्व। पूरा सत्य क्यों नहीं बताया जा रहा है? इशारों पे फिल इन द ब्लैंक्स जांच के लिए छोड़ देना चाहिए। अरे सर, आपके पास में पंकज जी का जवाब ले लो जरा। जी पंकज जी। देखिए सिद्धार्थ जी, मैंने फिर आपसे कहा कि ये कोई अर्थ की बात नहीं है, ये व्यर्थ की बात है। और अग्रवाल साहब ने बिल्कुल सही शब्द कहा कि काटजू साहब कई मर्तबा व्यर्थ की बातें करते हैं, और आपकी रिपोर्ट ही बताती है कि कभी वो सनी लियोनी का समर्थन करते हैं, कभी देवानंद की खबर का विरोध करते हैं, कभी सचिन का विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक लंबे समय से मीडिया में से उपेक्षित थे और कोई बड़ा इशू नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि साहब बाकी पूरा देश गूंगा बहरा रहा है पर मैं बोलता हूं। तो मुझे लगता है कि वो इतने अधिक वाचाल हो गए हैं कि जो समझ में आया वो बोल रहे हैं, पर यदि उनको पास सारी चीजों की प्रामाणिकता है तो उन प्रामाणिकता के साथ उनको देश के सामने आना चाहिए, सबकी बातें साफ तौर पर करना चाहिए। पर मामला है वो संदेहास्पद है और निश्चित तौर पे ये संकेत देता है कि काटजू साहब ने किसी स्पेशल मोटिव को लेकर ये काम किया है। वो मोटिव क्या है? क्योंकि 10 साल बाद कोई मतलब हुआ क्या, मतलब कल से ऐसा क्या हुआ कि रातों रात क्या उनको कोई देवी स्वप्न आया या कोई अंतर प्रेरणा उत्पन्न हुई कि मुझे इस मामले की बात करना चाहिए? क्या काटजू साहब के इतने लंबे जो जुडिशरी का कैरियर है उसमें एक ही उनको भ्रष्टाचार का मामला दिखा? तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं सिद्धार्थ जी जो अभी सामने आएंगे और जिनका उत्तर आदरणीय काटजू साहब को देना होगा, जिनसे वो बच रहे हैं। मैंने दोपहर में उनको एक टीवी चैनल पे देखा जहां जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इतनी देर से 10 साल बाद क्यों बात करी, तो उन्होंने गुस्से में एक बात जरा बताइए पंकज जी, ये जो ठीक नहीं है। यदि आप कोई बहस शुरू करते हैं, बहस का केंद्र बिंदु अगर बोतल में से जो जिन्न निकल रहे हैं, ये जरा बताइए, जो बोतल में से जिन्न निकल कर आते हैं ये आप ही के खिलाफ क्यों निकल कर आते हैं? संजय बारू साहब अगर किताब लिखते हैं उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की बात करते हैं और तमाम सवाल खड़े करते हैं, तो आप ही के खिलाफ क्यों हो रहा है ये? ऐसा क्यों स्थिति? आप ही क्यों कटघरे में खड़े हो जाते हैं? आपसे मेरा मतलब कांग्रेस, क्योंकि हार गए हैं। देखिए मैं समझ गया, गोपाल सुब्रमण्यम साहब का जो मामला है वो कांग्रेस से जुड़ा मामला नहीं है और उसका उत्तर मेरे भाजपा के संजय बारू जी की बात कर रहा हूं ना, जिन्होंने किताब लिखी कोयले के ऊपर। मुझे सिद्धार्थ जी लगता है कि अभी हो सकता है जुडिशियल में करप्शन हो, मैं उस बात से इनकार नहीं कर, मेरा उत्तर सुनो सिद्धार्थ भाई जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं मेरे भाई कि यदि भारतीय जनता पार्टी संजय बारू जैसे व्यक्ति का उपयोग अपना उपकरण के रूप में करती है, उनको पॉलिटिकल टूल बनाया जाता है, तो उसमें कांग्रेस का दोष नहीं है। और संजय बारू यही बात अगर बीजेपी के लिए कही गई होती तब भी आप यही कहते हैं। चिंता मनमोहन सिंह जी की थी, हमें बात समझ नहीं आ रही। संजय बारू ने निश्चित तौर पर व्यापारिक चातुर्य का पर हमें ये बात इसलिए नहीं समझ में आ रही दिया है, क्या यही बात बीजेपी के लिए भी लागू होती क्या? काम किया। और मुझे लगता है कि अभी हम संजय बारू मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना, उदाहरण तो कई तरह के ऐसे भी हैं जो बार बार कार्यकाल के बाद में देखिए सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है सिद्धार्थ जी। यदि आपका यदि किसी सिद्धार्थ भाई यदि किसी का भी इंटेंशन मेलाफाइड इंटेंशन है, उसका मोटिव खराब है, तो वो सवालों के दायरे में होगा। सवाल किसी पार्टी के ऊपर। और मुझे लगता है कि काटजू साहब ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, एक बात अच्छी करी कि उन्होंने देश में इस बहस कल को एसआईटी की रिपोर्ट आएगी काले धन पर, फिर परसों कोल घोटाले पे मामला सामने आएगा,
हर दिन एक नया स्कैंडल के जब मामले आएंगे तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा ये कहना तमाम सिस्टम के लिए कि ये सब जो है हालात अपना समझौते के लिए और नज़दीक आने के लिए। ये आरोप किस तरीके से आप कह रहे हैं कि नज़दीक आने के लिए कहा जा रहा है? मतलब जो भी कांग्रेस के जो स्कैंडल्स हैं उनको सामने रखेगा वो बीजेपी के नज़दीक आ रहा है। आपने तो बहुत अच्छा रास्ता अपना लिया एक तरीके से ये जो है। अभी आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के साथ संजय बारू ने इतने लंबे समय काम किया, उन्होंने तमाम अंदर की चीज़ों को उजागर किया, तो आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो आप किस तरीके से आरोपित करेंगे कि जो भी आपके पुराने सारे काम सामने आएंगे देश की जनता के सामने, अभी तो एक बात सामने आ रही है तो आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस तरीके से तो बहुत सारी चीजें, कल को सिंगलू कमेटी की रिपोर्ट पे कार्रवाई होने लगी तब आप क्या कहेंगे जिसको दबाया गया पूरी तरीके से? जवाब दे दीजिए इसका जरा। सिंगलू कमेटी में क्या किया आपने? जल्दी पंकज जी। ये सिंगलू कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, देखिए कांग्रेस पार्टी किसी भी निष्पक्ष जांच से ना डरती है ना भयभीत होती है, और यदि जांच निष्पक्षता से की जाएगी जिसमें पक्षपात की बू नहीं आएगी और उसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं दिखेगा, यदि राजनीतिक विद्वेष की भावना से जांच की जाएगी और वो उसका संदेह या प्रमाण दिखेंगे तो कांग्रेस बात करेगी। तो यदि बिना राजनीतिक विद्वेष के साथ जांच की जाती है तो किसको डर पड़ा है? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कुछ गलत काम नहीं किया। नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर किस तरीके से किया गया, पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ राजनीतिक विद्वेष के साथ में काम किया जाएगा तो उसकी बात की जाएगी। नहीं, इसमें कौन से पक्षपात की बात हो गई कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया गया और अदालत उसमें समन कर रही है, तो उसमें क्या पक्षपात की बात होगी? बात सवाल ये कि पक्षपात कहना बहुत आसान है। चौधरी साहब जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी कहिए। मैं जिस मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठा हूं वहां आपकी पार्टी की सरकार लगभग 10.5 साल से है और आपके जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं भ्रष्टाचार के आरोप में गले पर भरे हुए हैं। तो मुझे हंसी आती है जब आप और आपकी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप लोग येदियुरप्पा को भूल जाते हैं, आप लोग शिवराज चौहान को भूल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप बोलिए शिवराज जी से व्यापम की सीबीआई जांच कराएं। विधानसभा से आरोप लगाने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा से कांग्रेस चली गई, भाग गई। क्यों नहीं कराते आप लोग? यदि जांच की बात करते हैं, आरोप लगाना जांच में क्यों भाग रहे हैं? जांच होनी चाहिए। एक मिनट। अरे आपके मुख्यमंत्री 2 जुलाई से प्रदेश विधानसभा से लापता है। आप मुंह दिखाने आते हैं। ना पंकज जी एक मिनट देखिए, आप विषयांतर कर रहे हैं यहाँ पे। मैं विषयांतर नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं विषय पर बार बार आपको लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ बात शिवराज सिंह चौहान या व्यापम का है ही नहीं, क्योंकि बात यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। बात यहाँ पर पूरे न्याय के मंदिर को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। भ्रष्टाचार है, चाहे शिवराज सिंह चौहान का चलिए वो एक अलग विषय, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए चर्चा कभी रख दी जाएगी। पर शक्ति जी यहाँ ये जो बात देखिए, ये काजू साहब ने खड़ा किया सिद्धार्थ भाई, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का इस नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जो जुडिशियल प्रोसेस था उसके द्वारा हुई है नियुक्ति, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं इससे। चलिए और काजू साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी की क्या दोष? हमने सरकार नियुक्ति नहीं करती, आपके पास लौट रहे, हमारे साथ आदरणीय जज साहब मौजूद है, बताएंगे। ठीक है अग्रवाल जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, शायद मैं आपके पास फिर लौटूंगा शक्ति जी। ये स्थिति यहाँ पर जो खड़ी हो चुकी, जो एक बात दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गहन और गंभीर और गूढ़ मुद्दा है। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह की बात अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि वो गलत कह रहे हैं, एक तरफ मान लिया जाए, पर उन रिपोर्ट्स का क्या? हम आईबी रिपोर्ट की बात कर लें, वो तो वहां पर प्रमाणिक होगी। फिर आप तो हर चीज के बायसनेस पे सवाल उठने लगेंगे। सीबीआई जांच को आप बोल नहीं सकते, आप कहेंगे कि सीबीआई तो सरकार की पिट्ठू है। तो सीबीआई जांच ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो फिर हो क्या? सार्वजनिक इंपॉर्टेंस का मामला है, जजेस का यानी नियुक्ति या उसका मामला जो है एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे भारत की जनता इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि उसे अपने फैसले कराने होते हैं। प्रश्न ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, लेकिन प्राइमा फेसी 3 न्यायाधीश, 3 चीफ जस्टिसेस सरकार के किसी मंत्री के कहने से या किसी उसके कहने से ऐसा कर देंगे, ये एकदम समझ में आने वाली बात नहीं है। और ये जो है ना, सरकार पर रिफ्लेक्शन कम है, ये रिफ्लेक्शन न्यायाधीशों पे ज्यादा है। नहीं, पर इससे आपको लगता है कि पूरी न्यायपालिका कटघरे में खड़ी करती? काटजू साहब ने अगर ये बात कही है, क्योंकि हर चीज में संदेह खड़ा होने लगेगा अब तो, अगर ऐसी बात होगी। ये जो यही बोलना चाह रहा हूं सर मैं, ये कटाक्ष जो है ना
सरकार के मुकाबले न्यायाधीशों पे ज़्यादा है। सवाल ये नहीं है व्यक्ति विशेष ने क्या गलती की है, व्यक्ति विशेष ने या किसी ने क्या गलती की है, ये बात नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि क्या है, हमें ये देखना है कि इससे, इस स्थिति से बचाव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि हमें आगे किस तरीके से ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि जो इस तरह की घटना नहीं हो सके, अगर वास्तव में ऐसी घटना हो रही हो। हाँ। ठीक है, इस पर हम बात करें। शक्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति बाद में बोल रहा है, अगर उस वक्त वो नहीं बोल सकता क्योंकि पद पर बैठा है, पद की मर्यादा है, हम उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जिस टाइम पद पर बैठा हो उस टाइम वो सब सत्य बोल दे, अपनी नौकरी से भी हाथ धो ले, सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो जाए और मॉरलिटी का ऐसा ग्राउंड ले ले जो उसे लेना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, पर क्या आपको लगता है स्थिति बन सकती है? देखिए, जो काटजू साहब जिन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया है, वो हमेशा हाई मोरल ग्राउंड की बात करते हैं जी। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जी। ठीक है, उनके पास वो पद भी था, वो उनका स्टेचर भी था, तो उनको निश्चित तौर पे अगर उनको लगा कि पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं घालमेल हुई है तो वो प्रश्न चिन्ह उस समय भी खड़ा कर सकते हैं, और वो उस प्रोफेशन से भी जुड़े हुए थे हैं, और तो उनको एक उस समय भी इस प्रश्न को, और अगर उन्होंने चीफ जस्टिस को इंगित किया तो उन्होंने अपना कुछ हद तक धर्म निभाया। लेकिन आज जब उन्होंने इस प्रश्न को खड़ा किया है तो निश्चित तौर पे एक प्रश्न सभी लोगों के जेहन में आ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि उन्होंने 10 साल बाद इस प्रश्न को खड़ा किया है। क्या 10 साल में यूपीए सरकार जो 10 साल की जो थी उसका सत्ता आज नहीं है, आज एक दूसरी पार्टी की सत्ता है। तो उन जजों के, जिस जज का वो भ्रष्टाचार में नाम ले रहे हैं, उनके सारे फैसलों पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। निश्चित तौर पे देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि हुआ क्या है कि जो 60 सालों में, स्वतंत्रता के 60-70 सालों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, वो कमजोर हुए हैं। नहीं, क्या ये बीजेपी के लिए मुद्दा है? आपको लग रहा है वाकई एक मुद्दा बन जाएगा? ये बीजेपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मुद्दा है कि क्या वास्तव में इस तरह से चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो वो चिंताजनक स्थिति है। काटजू जी की बात को मान करके, आधार लेकर के इस पे जांच बिठा दी जाए, क्या लगता है आपको? बिठाना चाहिए। अगर वो आईबी की रिपोर्ट बता रहे हैं, चीफ जस्टिस को उन्होंने संज्ञान में डाला था चीज़ों को, और चीफ जस्टिस भी उससे एग्री किए थे कुछ हद तक जाकर, तो वो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशन में जो डिग्रेडेशन हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन हो, या सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, तो उसी का ये नतीजा है कि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि आज जो प्रामाणिकता होनी चाहिए थी उन इंस्टीट्यूशंस की, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, जो कि चिंता की विषय है। अगर देश को आगे लेकर जाना है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है, तो निश्चित तौर पे हमें इन सब चीजों को करेक्ट करना होगा। अगर ये करेक्ट नहीं होंगे तो जनता का विश्वास इन इंस्टीट्यूशंस पे से कम होगा, जो एक खतरनाक स्थिति की ओर हमें ले जाएगा। नहीं, पर एक बात जो बार बार निकल करके आती है, जैसा कि खुद पंकज जी भी इस बात को कह रहे थे कि अब मान लीजिए बारू साहब की बात हो या पारिक साहब की बात हो, जिन्होंने यूपीए कार्यकाल जब सरकार थी तब उन्होंने काम किया, और उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव बुक किताबों के जरिए साझा किए, उसके अंदर सच्चाई लिखी। पर अगर वो सच्चाई है तो सच्चाई तो गलत नहीं हो सकती। व्यक्ति विशेष को आप भले ही जो कह लें, तो देश की जनता उस पर विश्वास करेगी। जनता के सामने है, वो जनता क्या मानती है। अगर मान लीजिए देश की जनता ने यह मान लिया कि वो सच्चाई है, तो उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को नकार दिया। चुनाव में, लोकतंत्र में यही हो सकता है ना भाई। अगर वो सच्चाई मानती है कि जिस प्रकार से उन लोगों ने देखा, और वो एक मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पे थे, वो उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, पॉलिटिकल विल का अभाव था, जो संजय बारू उनके प्रेस एडवाइजर हुआ करते थे, और उन्होंने इन सब चीज़ों को रीड किया, तो जनता ने उस पर विश्वास किया कि जो व्यक्ति 5 साल तक उनके निकटतम व्यक्तियों में रहा हो और वो इस तरह की बातें लिख रहा हो, तो उसका इंटेंशन पता नहीं क्या हो, वो नई सरकार के निकट आना चाहता हो, नहीं आना चाहता हो, वो तो दिगर बात है। लेकिन देश की जनता ने को तय करना है। देश की जनता ने यह तय किया कि शायद मनमोहन सिंह अब उसके लिए फिट नहीं है, उस पद के लिए फिट नहीं है, और जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। ठीक है, एक स्थिति यहां पर यह भी खड़ी हो गई। पंकज जी, मैं आपसे आपका प्रतिक्रिया यहां जानना चाहूंगा कि अगर ये बात उठाई जा रही है, तो वैसे गोपाल सुब्रमण्यम का मामला भी उठाया जा रहा है साइड बाय साइड में। इस विषय पर आपको क्या कहना है कि योग्यता के बावजूद भी तो सुब्रमण्यम नहीं बन पाए, क्योंकि उसमें अमित शाह का नाम भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, सच्चाई क्या है तो कोई नहीं जानता। पंकज जी, देखिए सिद्धार्थ जी, मैंने पहले भी कहा और अब फिर निवेदन करूंगा कि
यदि हम सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान व्यवस्था पर कोई टिप्पणी करें तो मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा जी। और नहीं, हम व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं सर, मीडिया तो काटजू जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी और सरकार को चाहिए कि वो तय करे। और इस प्रकरण विशेष मेरी सिद्धार्थ जी, बोलिए सर, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप टिप्पणी कर रहे हैं, पर मैं अपने विषय पर वापस आता हूं। मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि जस्टिस काटजू का जो बयान है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस काटजू ने साफ तौर पर देश के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की बात करी है और कांग्रेस पार्टी की राजनीति और सरकार शासन नीति क्या बीजेपी दोनों में कभी भी ये सिद्धांत नहीं रहा है कि हम न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं, और ना हमने इन जजों की नियुक्ति में कोई रोल कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो जी, क्या बीजेपी से लेना देना है लगता है आपको? नहीं, बीजेपी अपना पक्ष जाने। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की नीति हो कि वो जुडिशरी को प्रभावित करते हो, जो गोपाल सुब्रमण्यम के केस से जिसकी गंध आती है, पर उसके जब तक चीजें सामने आएंगी हम कैसे कह सकते हैं। पर मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस नाते कांग्रेस पार्टी की रीति नीति साफ कर रहा हूं। और आदरणीय अग्रवाल साहब ने भी कहा, जो खुद जज रहे हैं, कि जस्टिस काटजू के वक्तव्य से देश के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है उन पर प्रश्न चिन्ह लगा है, देश की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा। पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपीए सरकार किस तरीके से दबाव में गलत कार्य करने के लिए मजबूर हुई, और इस तरीके से जो सवाल आज उठा है वो मजबूरी थी उस समय की यूपीए सरकार की, तब ये हुआ। यही इसका जड़ है, बेसिक प्रॉब्लम। सवाल ये नहीं है, सवाल वो है कि जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से मनमोहन सिंह जी को कहा गया, किस तरीके से दबाव था और डीएमके के दबाव में ये सब करना पड़ा। हकीकत ये है, अगर इसकी जांच होनी चाहिए जिससे आगे इस तरीके की घटना। बड़ी अहम मुद्दा मैं अग्रवाल जी आपको यहाँ पर लाना चाहूंगा। एक दर्शकों को भी बता दें कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जज के लिए उम्मीदवार, सर ठीक है सर, लौट रहे हैं, बड़े अहम विषय पर बात कर लूं कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जज के लिए उम्मीदवार नामजद करता है, और इसके बाद जो सीनेट जुडिशरी कमेटी है उसके साथ जिरह की जाती है, और ये पूरी जो जिरह लाइव प्रसारण टीवी पे होता है, जिसके अंदर जनता ये तय कर सके कि आखिर देख सके कि इन जो लोग जिनको चुना जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। क्या इस तरह की प्रक्रिया अग्रवाल साहब कुछ अपनाई जा सकती है? मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। ये प्रश्न है, ये लार्जर बहस की बात है। इसको लागू करने से पहले हमें बहुत सी बातों को देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि ये प्रक्रिया जो है मतलब संयुक्त राष्ट्र में किस सीमा तक काम आई है, सफल हुई है। प्रणाली उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे, किस हद तक सफल हुई है, ये इस पर बहस होना आवश्यक है। शक्ति जी, इस पर विचार भी आवश्यक है कि क्या से सीनेट या मान लीजिए राज्यसभा से होना चाहिए इसका, या लोकसभा से होना चाहिए, या यानी विपक्ष के नेताओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न जो है ये अलग विवाद का विषय भी हो जाएगा। पर शक्ति जी, क्या इस तरह की प्रक्रिया हम पारदर्शी तो बना सकते हैं ना, हम चीजों को नहीं आपको देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। मैंने कहा ना कि इस मुद्दे के ऊपर भारत में सेना और जुडिशरी के ऊपर सरकार का जो रवैया, आपको क्या कहना है बिल्कुल संक्षेप में? नहीं, निश्चित तौर पे हमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट। चौधरी जी जल्दी से इस बात देखिए, इसमें जो भी हुआ है इस मामले की जांच होनी चाहिए और जिसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है पंकज जी, जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए, वक्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश की न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। सारे आरोप जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन से, उनका मोटिव की जांच होना चाहिए। मोटिव की जांच होना चाहिए। मंत्री बदलती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिला के जो बात हमको समझ में आई है इसमें से निकल करके ये है कि दो ऐसी महीन रेखा खींच दी गई है जिसके ऊपर तमाम तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। अब आने वाले दिनों के अंदर देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर के जांच आगे बिठाई जाती है, क्या गंभीरता से मार्कंडेय काटजू की बात को पूरी तरह लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप के अंदर इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की बात कह रहा है तो आखिर सच्चाई जानने में हर्ज क्या है। राजचक्र आप देख रहे थे, नमस्कार।